सॉल्यूशन हमारी MPPSC की 3 मार्कर की सीरीज चल रही थी, उसमें अब द्वितीय प्रश्न है। इसमें खंड बा में आज शास्त्र और समाजशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देर न करते हुए डिस्कस करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड KCC, तो इसका जो प्रारंभ हुआ था 1998 में हुआ था और उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। फिर क्रियान्वयन भारत सरकार इसका क्रियान्वयन करती है। फिर भारत रिजर्व बैंक है RBI और नाबार्ड द्वारा इसका होता है। शहरीकरण अर्बनाइजेशन क्या होता है इसको देखते हैं। तो शहरी क्षेत्रों का भौतिक विस्तार यानी क्षेत्रफल और जनसंख्या आदि शहरीकरण कहलाता है। तो शहरी क्षेत्रों का भौतिक रूप से विस्तार एक्सटेंशन अर्बनाइजेशन कहलाता है। तो इसमें क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और जनसंख्या भी बढ़ेगी। कारण क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों की ओर पलायन, और ये पलायन रोजगार के लिए होता है, शिक्षा के लिए होता है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए होता है। ट्रिप्स क्या है? समझौता। ट्रिप्स समझौता क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसमें बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय किया गया। और ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। विश्व व्यापार संगठन WTO ये क्या है? इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। 1 जनवरी 1995 को होती है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये विश्व की सबसे प्रमुख मौद्रिक संस्था है जो विश्व व्यापार के लिए दिशा निर्देशों को जारी करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के तहत जुलाई 1944 को होती है। जुलाई 1944 को। मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। वर्तमान निदेशक तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहायता को बढ़ावा देना। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC, तो इसकी स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 को होती है। मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में है। सदस्य देश कौन कौन से हैं? इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं 8 हैं। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान। म्यांमार नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि म्यांमार काहे में है? म्यांमार आगे पढ़ेंगे हम लोग, बिम्स्टेक में है। सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। 1988 में हुई थी। वैधानिक मान्यता तो सेबी अधिनियम 1992 के तहत वर्ष 1992 में इसको वैधानिक मान्यता मिली। ये गैर संवैधानिक निकाय है, एक प्रकार का नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। अन्य क्षेत्रीय कार्यालय तो कोलकाता में है, दिल्ली में है और चेन्नई में भी है। तरल मुद्रा क्या होती है? लिक्विड मनी क्या होती है? लिक्विड मनी इसका आशय क्या होता है कि मुद्रा की किसी वस्तु में परिवर्तनशीलता या परिवर्तनीयता से इसका आशय है, अर्थात मुद्रा में किया गया भुगतान बिना किसी क्षति के वस्तु या सेवा में परिवर्तित हो जाता है। ग्रामीण साख, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, भूमि विकास, ग्रामोद्योग आदि में निवेश के लिए दिया गया ऋण ग्रामीण साख कहलाता है। रूरल क्रेडिट। फिर झूम कल्टीवेशन क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये क्या है? तो जंगली या पर्वतीय क्षेत्रों में जंगलों की कटाई कर कुछ समय तक खेती करना, उदाहरण के लिए नागालैंड। फिर अन्य नाम क्या है? काटना या जलाना खेती, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फिर बुश फेलो खेती। झूम खेती में मृदा क्षरण को बढ़ावा मिलता है। फिर नेक्स्ट है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग डॉक्टर विलियम गैड ने किया था। डॉक्टर विलियम गैड हरित क्रांति के जनक। विश्व में नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। और भारत में MS स्वामीनाथन। संबंधित फसलें कौन कौन सी थी? गेहूँ था, मक्का था और चावल था। संबंध इसका खाद्यान्न उत्पादन से है। और द्वितीय हरित क्रांति का बयान डॉक्टर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। इसका उद्देश्य क्या था? चावल का अधिकाधिक उत्पादन करना। जीवाश्म खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? तो इसमें रसायनों का प्रयोग नहीं होता है, केमिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। इसे कार्बनिक खेती, टिकाऊ खेती या पर्माकल्चर भी कहा जाता है। फिर समोच्च या सीढ़ीदार खेती, कॉन्टूर फार्मिंग।
तो ढलानदार या पहाड़ी क्षेत्रों में समान ऊंचाई पर ढाल के विपरीत खेती। अन्य नाम क्या है? सोपान कृषि। और ये कहाँ कहाँ होती है? तो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में प्रचलित है। औद्योगिक रुग्णता यानी इंडस्ट्रियल सिकनेस, औद्योगिक इकाइयों में लगातार बढ़ती हानि, ऋणों का भुगतान न होने, श्रमिकों की छटनी, औद्योगिक विवाद आदि कारणों से इसे आगे प्रचलित रख पाना असंभव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को औद्योगिक रुग्णता, इंडस्ट्रियल सिकनेस कहा जाता है। भारत में 3 लाख से अधिक इकाइयाँ सिक हैं, जिनमें सर्वाधिक संख्या लघु और कुटीर उद्योगों की है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम क्या है? तो इसका प्रारंभ कब होता है? 26 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। ठीक है। उद्देश्य क्या है? युवा एवं जोखिम उठाने में सक्षम उद्यमियों को भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान निभाने हेतु सुविधाओं का सकारात्मक प्लेटफॉर्म तैयार करना। भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने की थी। भारत की दूसरी औद्योगिक नीति किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसको सबसे पहले तो लागू कब किया गया था? तो 1956 में लागू किया गया था, और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। इस नीति के अंतर्गत भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया था। तो हैवी इंडस्ट्रीज के फॉर्मेशन पर जोर दिया गया था। एमएसएमई की नई परिभाषा क्या है? एमएसएमई की तो 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दी गई नई परिभाषा इस प्रकार है। तो उद्योगों के प्रकार, वार्षिक टर्नओवर सीमा और निवेश सीमा। सूक्ष्म जो माइक्रो एमएसएमईज है, उनमें जो वार्षिक टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ रुपए तक होनी चाहिए, निवेश इसमें 1 करोड़ रुपए तक किया जा सकता है। लघु तो मीडियम वाली में 5 से 50 करोड़ रुपए तक, और इसमें जो निवेश है 1 से 10 करोड़ की सीमा है। मध्यम वालियों में जो मीडियम होती हैं, तो इसमें 50 से 250 करोड़ तक का टर्नओवर हो सकता है, और 10 से लेकर 50 करोड़ रुपए की निवेश सीमा होती है। विनिवेशीकरण क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? तो इसमें किसी सार्वजनिक उपक्रम की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेची जाती है, जबकि नियंत्रण व प्रबंधन सरकार के पास होता है। इसकी अधिकतम सीमा कुल पूंजी का 49% होती है। विनिवेश इक्वल टू 49% से कम हिस्सेदारी। फिर निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन क्या है? इसमें सरकार किसी उपक्रम की हिस्सेदारी के साथ नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन का अधिकार भी बेच देती है। तो इसमें नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन का अधिकार यानी 50% से ज़्यादा। तो इसमें सरकार 51% से अधिक तक की हिस्सेदारी प्रदान करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो कृषि का पिछड़ापन, दूसरा है बढ़ती आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है। तो एग्रीकल्चर है, उसका बैकवर्डनेस, और बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, और मुद्रास्फीति की अधिकता। फिर वित्त पूंजी क्या है? फाइनेंस कैपिटल। तो किसी कंपनी की भौतिक संपत्ति के विपरीत चल संपत्ति को वित्त पूंजी कहते हैं। वित्त पूंजी के अंतर्गत स्टॉक, गोल्ड, बॉन्ड आदि आते हैं। प्रतिवाही प्रवाह क्या है? तो वह स्थिति जब अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र में समृद्धि का अन्य क्षेत्रों की समृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़े तो इसको प्रतिवाही प्रभाव कहा जाता है। यह संकल्पना कुनार मिडाल ने दी थी। असंगठित क्षेत्र, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसके अंतर्गत वे सभी इकाइयाँ आ जाती हैं जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का कोई लेखा जोखा नहीं रखती हैं, अकाउंट मेंटेन नहीं करती बेसिकली, जैसे रेहड़ी, खोमचे, सब्जी की खुदरा दुकानें, दैनिक मजदूर इत्यादि। भारतीय व्यवस्था में इसका योगदान 91%। गिग इकोनॉमी क्या है? तो गिग इकोनॉमी में फ्रीलांस कार्य और एक निश्चित अवधि के लिए प्रोडक्ट आधारित रोजगार पर कार्य किया जाता है। यह एक ऑन डिमांड इकोनॉमी है। इसमें किसी व्यक्ति की सफलता उसकी विशिष्ट निपुणता पर निर्भर करती है। तो अगर आपके पास स्किल है, स्पेशल स्किल है, तभी आपको हायर किया जाएगा। असाधारण प्रतिभा, गहरा अनुभव, विशेषज्ञ ज्ञान या प्रचलित कौशल प्राप्त श्रम बल ही गिग इकोनॉमी में कार्य कर सकता है। गिग अर्थव्यवस्था दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। 2025 तक कार्यबल के 30 से 40% तक
ये हो जाएगा, ऐसा मानना है। अल्प विकसित देश, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कौन कौन से होते हैं? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ विकास आरंभिक चरण में होता है और जो अपने संसाधनों व विकास संभावनाओं का भी दोहन नहीं कर पा रही हैं, इसलिए अपनी बुनियादी पूर्ति के लिए अन्य देशों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता और अनुदान पर निर्भर। तो थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज हों, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गई, तो ये अल्प विकसित देश की कैटेगरी में आ जाएंगे। विशेषताएं क्या होती हैं? तो पूंजी का अभाव होता है, तो लैक ऑफ कैपिटल का अभाव होता है। प्रति व्यक्ति निम्न आय होती है। औद्योगिक पिछड़ापन, तो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस होती है। तकनीक पिछड़ापन होता है, तो टेक्नोलॉजी भी नहीं रहती। और बेरोजगारी का ऊंचा स्तर होता है। संगठित क्षेत्र या औपचारिक क्षेत्र, इसे ऑर्गेनाइज सेक्टर या फॉर्मल सेक्टर कहते हैं। तो इसके अंतर्गत वे सभी इकाइयाँ आ जाती हैं जो अपने आर्थिक कार्यकलापों का नियमित लेखांकन करती हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 9% क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। क्षेत्रीय असंतुलन के कारण उत्पन्न समस्याएं बताइए। तो क्षेत्रीय असंतुलन यानी रीजनल इम्बैलेंस जो होता है, उसके कारण क्या समस्याएं आएंगे उसके बारे में। क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में दुनिया जहान के लोग आते हैं, हम रहते हैं, काम करते हैं, तो उसके दिल्ली के संसाधन हैं तो सीमित संसाधन होने चाहिए। सीमित संसाधन हैं और असीमित लोग हैं तो दबाव बढ़ेगा। फिर दूसरा है आधारभूत अवसंरचना की कमी, उदाहरण के लिए परिवहन। फिर पिछड़े क्षेत्रों में आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद का विकास। शहरी बेरोजगारी के प्रकार बताइए। पहला था शिक्षित बेरोजगार और दूसरा है औद्योगिक बेरोजगारी। रोजगार अवसरों का पर्याप्त सृजन नहीं होना, उद्योग कारखाने बंद होने के कारण उत्पन्न बेरोजगारी, उद्योग उन्मुख शिक्षा प्रणाली न होना, इसमें प्रवसन के कारण बढ़ती श्रम शक्ति। क्राउडिंग आउट क्या है? तो राजकोषीय नीति से संबंधित है ये। घाटे का बजट या सरकारी व्यय में वृद्धि होने से किसी निवेश में होने वाली कमी को क्राउडिंग आउट कहा जाता है। यह अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो क्राउडिंग आउट बेसिकली ये फॉर एग्जाम्पल आप सेना में ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, सैलरी पेंशन में ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, मतलब तो इससे क्या होगा कि जो निवेश के लिए कैपिटल बचेगी, कैपिटल पूंजी जो होगी वो कम हो जाएगी, तो इसका प्रभाव नकारात्मक होगा दूसरे सेक्टरों में। भाई पैसा ही नहीं बचेगा, आप अन्य मदों में चीज़ों को उपयोग कर रहे हैं, तो जो ज़रूरी मद है यहाँ पर एक्चुअल ग्रोथ होगी, वहाँ के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। तो MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये क्या है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को संक्षिप्त रूप से MSME कहा जाता है। MSME सर्विस सेक्टर से और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग दोनों से रिलेटेड हो सकती हैं। तो इसके दो प्रकार हो सकते हैं, तो सर्विसेज सेक्टर से रिलेटेड हो सकती है ये, या तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, या किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, किसी भी अर्थव्यवस्था की ये बैकबोन होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्यात में MSME का जो योगदान है कितना है? 45%। निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी में क्या अंतर है? तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी में क्या अंतर? ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं, मतलब 3 नंबर में। निरपेक्ष गरीबी बताइए, फिर सापेक्ष गरीबी बताइए। अभी तो खैर अंतर पूछा है, दोनों को पढ़ लेते हैं। तो पहला है कि निरपेक्ष गरीबी गंभीर अभाव की स्थिति है, इसमें बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं फॉर एग्जाम्पल भोजन, पेयजल, आवास, शिक्षा का भी अभाव हो जाता है। सापेक्ष यानी रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? समाज में औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के आय, खर्च और संपत्ति के अभाव की स्थिति सापेक्ष गरीबी कहलाती। तो फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपके पड़ोसी हैं, तो दोनों लोग लगभग एक ही कंडीशन में हैं, लेकिन ऐसा हो जाए कि आपकी स्थिति और अच्छी हो जाए, तो जो आपके पड़ोसी होंगे वो रिलेटिवली थोड़ा सा अपने आप को गरीब समझेंगे, ये बात। हालांकि दोनों की स्थिति सेम ही थी, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि आप थोड़ा सा ज़्यादा, आपकी नौकरी लग गई तो ज़्यादा आप वो हो गए, तो थोड़ा सा जो आपके पड़ोसी होंगे वो अपने आप को रिलेटिवली गरीब मानने लगे। हालांकि वो गरीब हैं नहीं। निरपेक्ष गरीबी में तो भोजन, पेयजल, आवास, शिक्षा, यही सब की अभाव रहता है, और रिलेटिव में ये सब चीज़ें तो रहती हैं, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वो रहता है। यह अल्प विकसित और विकासशील देशों में पाई जाती है। कौन सी? निरपेक्ष गरीबी। यह विकसित देशों में पाई जाती है ना। एक व्यक्ति है जिसके पास का गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ हो, और दूसरा व्यक्ति है जिसके पास छोटी गाड़ी है ना, छोटा बंगला है, ये बात।
गणना, तो इसमें हेड काउंट मेथड द्वारा इसकी गणना होती है। उसकी गणना लॉरेंज चक्र या लॉरेंज वक्र या गिनी कोएफिशिएंट, गिनी गुणांक के द्वारा इसकी गणना की जा सकती है। फिर बेरोजगारी के कारण क्या है? हाँ, बेरोजगारी के तो बहुत सारे कारण हैं। पहला है अपर्याप्त एवं त्रुटिपूर्ण योजना। सबसे पहले सरकार को दोष दीजिए, उपदेश देना भी चाहिए क्योंकि सरकार ही थोड़ा सा जिम्मेदार तो है। फिर निर्धनता, पॉवर्टी, अनियंत्रित जनसंख्या में वृद्धि, तो पॉपुलेशन जो राइज हुआ है उसके कारण थोड़ा सा बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई। मौसमी कृषि, सीजनल एग्रीकल्चर होती है भारत में। पानी बरसात हो तो अच्छी कृषि हो गई, नहीं बरसात हो जैसी ये रहा। निम्न आर्थिक विकास, रोजगार उन्मुखी शिक्षा का अभाव है और क्षेत्रीय समानता है, रीजनल इम्बैलेंस है। दिल्ली जैसे महानगर, दिल्ली, मुंबई, ये सब, बेंगलुरु, ये सब अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन वहीं कोई दूसरे आउटस्कर्ट वाले शहर देख लीजिए तो वहाँ पर थोड़ा सा कम विकास। क्षेत्रीय समानताएं, ग्रामीण साख, रूरल क्रेडिट, तो ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध ऋण को ग्रामीण साख कहते हैं। ग्रामीण साख तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो सकता है, संस्थागत रूप से हो सकता है, और दूसरा है गैर इंस्टीट्यूशनलाइज यानी नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज, गैर संस्थागत रूप में। तो अगर आप इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल वाणिज्यिक बैंक हो जाएंगे, कमर्शियल बैंक, नाबार्ड, सहकारी समिति, यहाँ से पैसा लेंगे तो ये इंस्टीट्यूशनल है, इंस्टीट्यूशनल है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन है? महाजन से लिए पैसा, साहूकार से लिए, स्थानीय व्यापार। ग्रामीण साख का ज़्यादातर फायदा बड़े किसानों को मिलता है ना? क्यों? क्योंकि इनके पास क्रेडिट्स रहती है, पैसा निकलवा लेते हैं ये लोग। अब एक गरीब किसान है तो जिसकी हालत जर्जर है उसको कौन लोन देगा लेने का? अमीर किसान है और 50-60 एकड़ ज़मीन है, हर व्यक्ति देने के लिए तैयार रहता है, कहीं ना कहीं से हमारी तो भरपाई कर ही देगा। RBI के 3 कार्य, पहला है नोट निर्गमन, दूसरा है साख नियंत्रण, और तीसरा है विदेश मुद्रा भंडार का संरक्षण। नाबार्ड, इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। कार्य क्या है? उन सभी संस्थाओं को वित्त की सुविधा उपलब्ध करवाना जो ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान करते हैं। और शिवरामन कमेटी की अनुशंसा पर इसका गठन किया गया था, शिवरामन कमेटी की अनुशंसा पर। स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार क्या है? तो स्टॉक क्रेता और विक्रेताओं के कुल शेयरों को स्टॉक कहते हैं। स्टॉक मार्केट क्या है? ऐसा सार्वजनिक स्थान जहां संस्थागत या व्यक्तिगत तौर पर निवेश करने वाले मिलते हैं, व्यक्ति के तौर पर निवेश करने वाले मिलते हैं। उद्देश्य क्या है? पूंजी बाजार में निवेश को बढ़ाना। जो कैपिटल मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट, वहाँ पर पूंजी के निवेश को बढ़ाना। फिर SLR क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अर्थ क्या है इसका? शुद्ध मांग और सावधि जमा का तरल संपत्ति अनुपात SLR कहलाता है। यह अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसमें बहुत भारी भरकम परिभाषा लिखी हुई है। बेसिकली इसका मतलब ये है, SLR क्या होता है कि एक ऐसा मिनिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो कि किसी भी कमर्शियल बैंक को अपने पास लिक्विड फॉर्म में, फॉर एग्जांपल कैश, गोल्ड या अदर सिक्योरिटीज़ के रूप में अपने पास रखना होता है। वर्तमान में इसकी जो परसेंटेज है 18% है ना, ऊपर नीचे हो सकता है, देख लीजिएगा, पर 18% है। म्यूचुअल फंड क्या है? तो क्या अर्थ क्या होता है इसका? लघु अवधि यानी 91 दिन के लिए किया गया निवेश, इसे लिक्विड फंड डेट भी कहते हैं, लिक्विड फंड डेट भी कहते हैं। उद्देश्य क्या है? पूंजी बाजार को ऋण उपलब्ध कराना। संचालन तो पोर्टफोलियो मैनेजर इसका संचालन करता है, और नियंत्रण सेबी करती है, सेबी। अनौपचारिक क्षेत्र, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है उसको देखते हैं। तो राष्ट्रीय श्रम कानून के दायरे से बाहर, घरेलू आर्थिक क्रियाएं शामिल, आयकर प्रदाता नहीं, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। भाई इनफॉर्मल सेक्टर में कोई मजदूर है ना, हम लोग जो घर में काम करने वाली औरतें होती हैं, मतलब भाई लोग, वो तो इनका कहाँ सोशल सिक्योरिटी है? बेचारी जब तक काम की तो की, नहीं तो नहीं आई, तो नहीं आई, तो पैसा काट लिया जाता है ना। घरेलू आर्थिक क्रियाओं में शामिल रहती हैं, ज़्यादातर डोमेस्टिक काम, डोमेस्टिक हेल्पर जो होते हैं ये, इन पर कहाँ कुछ नियम कानून लगते हैं, श्रम कानून सब चलता रहता है धड़ल्ले से। अनौपचारिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को अंडरग्राउंड इकोनॉमी, शैडो इकोनॉमी कहा जाता है। गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? तो ये वस्तुएं निम्न कोट की वस्तुएं होती हैं।
उन पर समानतः मांग का नियम लागू नहीं होता। मूल्य में वृद्धि होने पर विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, वहीं मूल्य में कमी होने पर मांग कम हो जाती है। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, राइस, व्हीट, ये सब चीज़ें। तो मूल्य में अगर वृद्धि हुई तो इनकी मांग बढ़ जाती है ना। इसमें टमाटर बढ़ा हुआ है तो ये गिफिन वस्तु है ना। मूल्य में वृद्धि हुई तो इसकी मांग बढ़ जाती है, जिससे और मतलब वो हो जाता है, पैसा इसका मतलब देना पड़ता है और ज़्यादा इससे महंगी हो जाती हैं चीज़ें। तो ये, और वहीं अगर मूल्य में कमी हो गई, अब सीजन अच्छा आ गया टमाटर का, अच्छी खपत हो, अच्छा मतलब प्रोडक्शन हो गया, तो उनकी मांग कम भी जाती है। तो एक समय ऐसा भी होता है कि 20 रुपये किलो मिलने लगता है टमाटर, अभी तो 150 पार जा रहा है। तो ये गोल्डन हैंडशेक ये क्या है? तो इसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के रूप में देखा जाता है। कर्मचारियों की मौजूदा संख्या में कमी करने के लिए सार्वजनिक मानवीय तकनीकी है BRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। BSR यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना नियोक्ता और कर्मचारियों के मध्य आपसी समझौते पर आधारित है। छटनी का एक स्वर्णिम माध्यम है। हंग अप क्या है? जब किसी निवेशक द्वारा खरीदे गए शेयर का भाव किसी शेयर के भाव से काफ़ी नीचे चला जाता है। जब किसी निवेशक द्वारा खरीदे गए शेयर का भाव किसी शेयर के भाव से काफ़ी नीचे चला जाता है तो निवेशक द्वारा भविष्य में उसके भाव बढ़ने की आशा से शेयर को अपने पास रहने की स्थिति को हंग अप कहा जाता है। हंग अप। जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल, तो इसका संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 279(1) में दिया हुआ है और 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2017 में, उसके माध्यम से इसको लागू किया गया था। कार्य क्या है? केंद्र व राज्य सरकारों को जीएसटी संबंधी सलाह देना। अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और प्रत्येक निर्णय उपस्थिति और मतदान के 3/4 बहुमत से लिया जाता है। बीमारू राज्य, तो भारत में 4 ऐसे राज्य हैं जिनका प्रारंभिक नाम है ना, भारत के 4 राज्यों के प्रारंभिक नाम बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तो इनको मिला के बीमारू राज्य कहा जाता है। आशीष बोस द्वारा प्रतिपादित संकल्पना कब? 1980 में। इन राज्यों ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। मध्य प्रदेश राज्य से वर्तमान में हट गया, तब अपना मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, इस टैग से बाहर आ गया। फिर वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये क्या है? कम आय और समाज में वांछित वर्ग को बनी कीमत पर भुगतान, बचत, क्रेडिट आदि वित्तीय सेवाएं पहुंचाने का प्रयास ही वित्तीय समावेशन है। दीपक मोहंती व नचिकेता मोर समिति का गठन किया गया था इसके लिए। RBI द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु 4 पिलर बनाए गए। कौन कौन से? साख, क्रेडिट दी जाएगी, फिर बचत, ऋण और निवेश। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन क्या होता है? इसका अर्थव्यवस्था में क्या होता है? फैलाव या वृद्धि। एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। वस्तुओं की कीमत स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या है? मुद्रा के मूल्य में कमी होना। इसमें वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्राओं का मूल्य गिरता है। विश्व आर्थिक मंदी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ये क्या है? जब ये विश्व आर्थिक मंदी है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्लोडाउन है, तो जब आर्थिक स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निरंतर गिरावट हो रही है और GDP कम से कम 3 महीने डाउन ग्रोथ में हो, तो इस स्थिति को विश्व आर्थिक मंदी कहा जाता है, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन कहा जाता है। जब क्या हो कि आर्थिक स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निरंतर गिरावट हो और GDP कम से कम 3 महीने में जो अपनी डाउन ग्रोथ करे, नीचे जाए। वर्तमान प्रसंग क्या है? तो हाल ही में भारत, इंग्लैंड और चाइना के कोविड-19 के दौरान आर्थिक मंदी से गुजरे हैं। तो सभी गुजरे हैं, जैसे भी गुजरा, सभी देश गुजरे हैं। शैडो बैंकिंग, तो ऐसी बैंकिंग संस्थाएं जो बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करती हैं लेकिन बैंकिंग लाइसेंस धारित नहीं करती। ये निवेशकों और उधारकर्ताओं के बीच मध्यस्थों के रूप में कार्य करते हैं। शैडो बैंकिंग में उदाहरण कौन कौन से? वित्त कंपनी, मनी म्यूचुअल फंड, क्रेडिट, ये सब देश के वित्तीय समावेशन में सहायक। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन,
एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व निजी क्षेत्र में दे दिया जाता है। सरकार इसका क्रियान्वयन विनिवेश की नीति के द्वारा करती है। डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी के द्वारा इसका क्रियान्वयन होता है। बैंकिंग लोकपाल सन 1995 में योजना शुरू होती है। 1995 में RBI के अंतर्गत कार्य करती है तथा विवादों को कम खर्चे में शीघ्र निपटाती है। RBI द्वारा 15 बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। चेक ड्राफ्ट बिलों के भुगतान से आने वाली परेशानियों और शिकायत का समाधान करते हैं ये। ई चौपाल क्या है? ई चौपाल ग्रामीण किसानों के लिए इंटरनेट का उपयोग प्रदान करता है। या ITC लिमिटेड द्वारा भारत आधारित व्यापार पहल है। फिर इसका उद्देश्य क्या है कि उत्पादों की गुणवत्ता को सुधार और किसानों के लिए लाभकारी है ये। IRDA क्या है? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। पूरा नाम क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। IRDA अधिनियम 1999 में आया और इसके माध्यम से इसकी स्थापना की गई। उद्देश्य क्या है? बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनिमय करना। फिर कार्य क्या है? पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा कंपनियों का निरीक्षण करना। सेज क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ऐसा आर्थिक क्षेत्र जहां व्यापार और उद्योग कानून देश के बाकी हिस्से से अलग होते हैं। तो ऐसा आर्थिक क्षेत्र होता है जहां व्यापार के कानून देश के बाकी हिस्सों से अलग रहते हैं। भारत में सन 2000 में ये नीति आई थी, सन 2000 में, और इसकी इफेक्टिवली शुरुआत कब हुई थी? सन 2005 में। और चीन से सेज जो कॉन्सेप्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसका प्रादुर्भाव होता है। भारत में मध्य प्रदेश में पीथमपुरा और क्रिस्टल IT पार्क सेज क्षेत्र हैं। औपचारिक क्षेत्र क्या होता है? फॉर्मल सेक्टर। तो इसमें टैक्स करदाता होते हैं, टैक्स पेयर होते हैं। फिर आर्थिक गतिविधियों में खुलापन या पारदर्शिता होती है। आय के स्रोत ज्ञात होते हैं। फुटलोज उद्योग क्या होते हैं? फुटलोज इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? फुटलोज उद्योग व्यापार के स्थानिक पहलुओं के प्रति लगभग उदासीन रहता है। लागत स्थानिक रूप से स्थिर होती है। वे उद्योग परिवहन लागतों से प्रभावित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए बेकरी, घड़ी विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, हीरा इत्यादि कम प्रदूषणकारी होते हैं, इसलिए इनकी पर्यावरणीय लागत भी कम होती है। महत्व क्या है? तो क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान, रोजगार सृजन क्षमता होती है, कुशल जनसंख्या के विकास को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य होता है। मेगा फूड पार्क यह स्कीम क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित है। संबंधित मंत्रालय खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। वर्तमान में 22 मेगा फूड पार्क कार्यशील है। यह भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुरूप है। भारतीय महिला बैंक, तो इसका उद्घाटन कब हुआ था? 19 नवंबर 2013 को। स्थापना मुंबई में, मुख्यालय नई दिल्ली। उद्देश्य क्या है? सभी वर्गों की महिलाओं के लिए वित्तीय सुविधाओं को सुगम बनाना। और 2017 में इसका विलय SBI में कर दिया गया। फिर NSSO राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, प्रोग्राम क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1950 में। PC महालनोबिस की अनुशंसा पर और वित्त मंत्रालय के अंदर, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत कार्य करता है ये। मुख्यालय इसका कलकत्ता में है। कार्य क्या है? सामाजिक आर्थिक संबंधी आंकड़े, विशेषकर अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के बारे में अनुमान लगा। मनरेगा, इसका आरंभ 2 फरवरी 2006 से होता है। 2 फरवरी 2006 से। इसके तहत काम पाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार बनाया गया है। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा बढ़ाना। प्रावधान, प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार देना, और इसमें 33% महिलाएं रहेंगी। रोजगार इनको दिया जाएगा, उनमें 33% महिलाओं का होना जरूरी। महारत्न कंपनियां, शर्तें क्या क्या है महारत्न कंपनियों के? तो पहली कंडीशन है कि नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए उसको। उससे पहले तो उसको नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध। औसत सालाना शुद्ध लाभ 500 करोड़ से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 साल के दौरान औसत सालाना कारोबार 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। इसकी संख्या 11 है, तो बदलती रहती है।
लेटेस्ट अपडेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वैट वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर। तो ये असीम दास गुप्ता समिति की सिफारिश पर इसका काइंड ऑफ इसको बनाया गया था। उत्पादन से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने के क्रम में विभिन्न सेवाएं भी जुड़ती जाती हैं। इसी को देखते हुए वैट का विकास किया गया। उत्पादन से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने के क्रम में विभिन्न सेवाएं भी जुड़ती जाती हैं। इसी को देखते हुए वैट का विकास किया गया था। यह कर दरों की बहुलता को समाप्त करता है। हालांकि जीएसटी आने के बाद तो ये सब चीज़ें उसी में शामिल कर ली गई। गार क्या है? गार इसका पूरा नाम क्या है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल ऐसी व्यवस्था है जिसमें कर बचाने के लिए विदेशी निवेश पर फिकर लगाया जाता है। ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं कि वो अपना जो आउटलेट है, अपना जो ऑफिस है, वो विदेश में दिखा देती हैं। ऐसी जगह दिखा देती हैं जहाँ पर टैक्स 1% है, 2%, तो यहाँ का उनका जो टैक्स है बच जाता है। अब उनकी जो विदेश निवेश होगा वहाँ पर भी टैक्स किया जाएगा। गार वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1972 को होती है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य नीति और योजना आयोग कर दिया है। नाम बदलने में तो बहुत उत्साह है। अध्यक्ष क्या है? अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होते हैं। कार्य क्या है? राज्य में योजनाओं का निर्धारण एवं संसाधनों का उचित प्रयोग एवं दोहन करना। रोजगारी को बढ़ाने वाले कारक, पहला है तकनीक में तीव्र परिवर्तन, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। तो दूसरा है कोरोना महामारी, तो ये तो बहुत बड़ा संकट था, अभी भी झेला जा रहा है इसका प्रभाव। वैश्विक मंदी और बढ़ती व्यापारिक गतिविधियाँ। गरीबी दूर करने की नीति आयोग की रणनीति। नीति आयोग ने 2032 तक गरीबी दूर करने की योजना तय की है। इसके 3 चरण होंगे। पहला, गरीबी की गणना की जाए, देश में गरीबों की सही संख्या का पता लगाया जाए। तो गरीबों की संख्या की है गणना की जाए, ना कि गरीबी की। गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाएं आए, है ना। गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाएं लागू की जाने वाली योजनाओं का निरीक्षण। गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन क्या है? गरीबी रेखा आय के उस न्यूनतम स्तर को कहते हैं जिसमें आम आदमी होने पर इंसान अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में समर्थ होता है। 2014 में ग्रामीण इलाकों में 32 दिन तथा नगरों में 47 दिन के हिसाब से गरीबी रेखा तय की गई। ये दिन नहीं है, 32 रुपये है और 47 रुपये ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। तेंदुलकर फार्मूले में 22% आबादी को गरीब बताया गया है। रंगराजन फार्मूले में लगभग 30%, 29.5% आबादी को गरीबी रेखा के नीचे बताया गया। फिर लघु उद्योगों की चुनौतियाँ क्या हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं? जो लघु उद्योग होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, सामान्यतः बहुत छोटे स्तर पर कार्य करते हैं। उनका जो दायरा होता है बहुत सीमित होता है, तो कितने लोगों को सर्व कर पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनमें से अधिकांश उद्योगों का किसी प्रकार का पंजीकरण नहीं कराया जाता है। अब जब से जीएसटी आ गया है तो पंजीकरण नहीं अगर आप पंजीकरण नहीं करवाएंगे तो कंपोजिट स्कीम है उसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। तो थोड़ा एक और समस्या आ गई है, वित्त पोषण की कमी रहती है। छोटा उद्योग है, ज़्यादा लोग पैसे भी नहीं देते हैं, बैंक भी ध्यान नहीं देती। फिर किसी प्रकार का खाता बनाने, कर देने या अन्य नियमों का पालन करने आदि में भी अधिक सक्रिय नहीं होते हैं। भुगतान में विलम्ब होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी क्या होती है? एक ऐसी व्यवस्था जिसके तहत किसी निश्चित क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है, और एक ऐसी प्रणाली या व्यवस्था जिसके द्वारा लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं, अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो अर्थव्यवस्था के एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो सकती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो सकती है, फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी हो सकती है, और मिक्स्ड होती है। भारत में मिक्स्ड है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? तो उत्पत्ति के साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व या नियंत्रण होता है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज में निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। इसमें उद्देश्य क्या है? निजी हित को लाभ पहुंचाना। इसे स्वतंत्र बाजार व्यवस्था यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी या बाजार व्यवस्था या मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है।
प्रचलन कहाँ है इसका? यूएसए में है, जर्मनी में है, कनाडा, इटली, जापान। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। इसका प्रारंभ 1917 में रूस की क्रांति के दौरान हुआ। विभिन्न देशों में अभी भी है, चीन, बुल्गारिया, वियतनाम, चेकोस्लोवाकिया में अपनाया गया। ये लक्षण क्या है? तो साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है, उपभोक्ता चयन का अंत हो जाता है, राज्य बहुत शक्तिशाली होता है, वर्ग संघर्ष का अभाव होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इस आर्थिक प्रणाली में पूंजीवाद और समाजवाद के आदर्श लक्ष्यों का समावेशन किया जाता है। यह व्यवस्था निजी उपक्रम तथा निजी लाभों का समर्थन करती है, परंतु साथ ही साथ संपूर्ण समाज के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार के अस्तित्व को भी महत्वपूर्ण मानती है। लक्षण क्या है? निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अस्तित्व आर्थिक नियोजन अपनाया जाता है। गोल्ड कॉलर जॉब क्या है? गोल्ड कॉलर जॉब, इसके अंतर्गत उच्चतम स्तर पर निर्णय प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इसमें संलग्न लोग संस्था में शीर्ष पर मौजूद होते हैं। इनकी संख्या कम, लेकिन नीतियों के निर्धारण एवं नीति निर्माण में इनकी भूमिका अधिक होती है। इसमें वैज्ञानिक, वित्त परामर्शकर्ताओं को शामिल किया जाता है। औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो ऐसी नीति जो उद्योगों की स्थापना, संचालन, नियंत्रण आदि के लिए सरकार द्वारा बनाई जाती है, को उद्योगों के मार्गदर्शन और विकास हेतु महत्वपूर्ण होती है। इसके तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। भारत में जो पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? 1948 में। उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, उदारीकरण क्या है? भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? 1991 से, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत, है ना। उद्देश्य क्या है? भारत का तेज आर्थिक विकास करना तथा अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा क्षमता प्रदान करना। सामान्य अर्थ क्या होता है? राज्य अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप न करे, सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष अथवा भौतिक नियंत्रणों से उत्पादन करने वाली इकाइयों की मुक्ति। तो नेक्स्ट है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। तो वह समान प्रक्रिया जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का मालिक अथवा स्वामी बन जाता है तथा उसका प्रबंधन करता है। तात्पर्य क्या है निजी क्षेत्र का? तो सार्वजनिक क्षेत्र के द्वार को निजी क्षेत्र के लिए खोलना। प्रकार, मूल निजीकरण, जिसमें 50% से अधिक की हिस्सेदारी बेची जाती है। डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश, तो इसमें 49% तक हिस्सेदारी बेची जाती है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन क्या है? सामान्य अर्थ है राष्ट्रीय घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। वह प्रक्रिया जिसमें बिना किसी बाधा के, बिना किसी ऑब्स्टिकल से एक देश से अन्य देशों के साथ वस्तुएं, सेवाएं, पूंजी, श्रम के मुक्त प्रवाह होता है। आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक सुधार, विभिन्न क्षेत्रों में किए गए नीतिगत परिवर्तन से है इसका तात्पर्य। उद्देश्य क्या होता है आर्थिक सुधार का? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का अर्थव्यवस्था की विसंगतियों को दूर करना, अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करना, अर्थव्यवस्था का विकास और अभिवृद्धि करना। ई वाणिज्य क्या है? ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों से वाणिज्य करना ई कॉमर्स कहलाता है। तो इसमें इसके प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कस्टमर, और C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर। राजस्व घाटा, यदि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से ज़्यादा हो, इसे राजस्व घाटा कहते हैं, यह कम होना चाहिए। विमुद्रीकरण, तो डीमोनेटाइजेशन बेसिकली चल रही मुद्रा को बंद करने से इसका तात्पर्य है। तो चल रही मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा जारी करना। तो अर्थशास्त्र के अनुसार किसी भी सीरीज या मूल्य वर्ग की मुद्राओं के अवैधीकरण की प्रक्रिया। अर्थशास्त्र के अनुसार इसका क्या अर्थ होता है? किसी भी सीरीज एवं मूल्य वर्ग की मुद्राओं के अवैधीकरण की प्रक्रिया। पृष्ठभूमि, तो 1946 में 1000 और 10,000 के नोट बंद किए गए। 1978 में 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद किए गए, और 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए सुझाव का वर्णन कीजिए। प्रमुख सुझाव क्या क्या है? पहला है उद्यमियों हेतु सस्ती पूंजी उपलब्ध कराना। दूसरा, पूंजीपतियों को उत्पादन हेतु बाजार उपलब्ध कराना। तीसरा, लाल फीताशाही नीति निर्माण में पंगुता को समाप्त कर सकना। MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को वास्तविक धरातल पर उतार देना। सिंगल विंडो सिस्टम अप्रूवल लागू करना, और वन संसाधनों पर आधारित उद्योगों का विकास करना। योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर? तो इसमें 5 मार्कर का क्वेश्चन बन सकता है। योजना आयोग, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। नीति आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी।
यह रूस के विदेशी मॉडल पर आधारित है और यह भारत के 5 महापुरुषों की शिक्षा पर आधारित। केंद्रीय भूमिका केंद्रित है। केंद्रीय भूमि कुल मिलाकर सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है। सरकार के साथ निजी क्षेत्र की भूमिका भी रहती है। फिर यह राज्यों को अधीनस्थ बनाता है या राज्यों को सहयोगात्मक कोऑपरेशन राज्यों के साथ इंश्योर किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तो ये एक संवैधानिक संस्था है। फिर इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। प्रधानमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो मंत्री रहेंगे वो इसके सदस्य रहेंगे। सदस्य तो योजना आयोग के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक। उद्देश्य क्या है? आर्थिक नियोजन हेतु राज्यों व योजना आयोग के मध्य सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना। इसे सर्वोच्च मंत्रिपरिषद भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित वित्त वर्ष में उत्पादित किए गए अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय क्या होगा? राष्ट्रीय आय इक्वल टू बाजार कीमतों पर MNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। साधन लागत, तो राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न संकल्पनाएं। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय, निवल शुद्ध राष्ट्रीय आय, निवल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, फिर व्यय योग्य आय, डिस्पोजेबल इनकम, NDP, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्यक्तिक आय, पर्सनल इनकम और सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कुटीर उद्योग तो वह उद्योग जो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से परिवार के सदस्यों की सहायता से एक पूर्णकालीन या अंशकालीन व्यवसाय के रूप में चलाया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ। राष्ट्रीय आय लेखांकन की विधियाँ निम्न हैं। आय विधि इनकम मेथड, व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड, उत्पादन यानी प्रोडक्शन मेथड, सामाजिक और लेखांकन विधि। हरित राष्ट्रीय आय क्या है? तो ग्रीन नेशनल इनकम क्या है? हरित राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक वर्ष में वस्तु व सेवाओं के शुद्ध उत्पादन के योग में से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान देश के पर्यावरण एवं परिस्थितिकी को जो क्षति पहुंचती है उसके मौद्रिक मूल्य को कम कर दिया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर तथा बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के सकल मौद्रिक मूल्य से इसका तात्पर्य होता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन के द्वारा अर्थव्यवस्था को धन अथवा लाभ को अधिकतम करने के सिद्धांत के रूप में प्रकट किया। अर्थव्यवस्था की शाखाएं तो 2 शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थव्यवस्था और व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये माइक्रो इकोनॉमी है और ये मैक्रो इकोनॉमी। तो माइक्रो अर्थव्यवस्था या माइक्रो इकोनॉमी में एकल इकाई को आधार मानकर अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में संपूर्ण देश अथवा अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? ऐसी मानव क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन लाभ अथवा आय अर्जन होता है उन्हें आर्थिक गतिविधियों या क्रिया का संज्ञा दी जाती है। वर्गीकरण 3 श्रेणियाँ इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली श्रेणी प्राइमरी सेक्टर, उसमें कृषि कार्य आते हैं। द्वितीयक सेक्टर में उद्योग इंडस्ट्रीज आती हैं और तृतीयक सेक्टर में थर्ड सेक्टर में सेवाएं आती हैं, सर्विसेज आती हैं। तृतीयक क्षेत्र की क्रियाकलापों का संबंध सामान्यतः सेवा गतिविधियों से जुड़ा होता है। इसमें मानव की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक श्रम शक्ति की अहम भूमिका होती है। सेवा क्षेत्र के उदाहरण परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, पर्यटन, स्थावर संपदा यानी रियल एस्टेट संपत्ति आदि। फिर उत्पादन का सबसे निष्क्रिय साधन क्या है? तो आर्थिक गतिविधियों के रूप में उत्पादन कार्य में प्रयुक्त घटकों को उत्पादन का साधन कहा जाता है। भूमि को उत्पादन का सबसे निष्क्रिय साधन कहा जाता है क्योंकि ये अचल होता है।
साधन लागत किसे कहते हैं? तो उत्पादन के समस्त साधनों को दिए जाने वाले प्रतिफल का कुल योग साधन लागत कहलाती है। उत्पादन के समस्त साधनों को दिए जाने वाले प्रतिफल का कुल योग साधन लागत कहलाती है। साधन लागत इक्वल टू किराया प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ। बफर स्टॉक से आशय उस स्टॉक से है जो भारतीय खाद्य निगम किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न में से बचाए रखता है ताकि बाढ़, सूखा, लॉकडाउन, कालाबाजारी और मूल्यों के उच्चावचन जैसे विकट परिस्थितियों में भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। ग्रामीण साख के तात्पर्य ग्रामीण और किसी अर्थव्यवस्था में वित्त की आवश्यकता का पता लगाने व उसे संस्थागत स्रोतों के माध्यम से पूरा करने में है। फिर 12 जुलाई 1982 में स्थापित नाबार्ड ग्रामीण साख को नियमित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP ये क्या है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा फसल की बुवाई से पूर्व एक न्यूनतम मूल्य की घोषणा की जाती है जिस पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों से उनकी उपज को उस न्यूनतम मूल्य अथवा उससे अधिक मूल्य पर खरीदने की गारंटी दी जाती है। तो यह मूल्य न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य कहलाता है, ये MSP कहलाता है। केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में 23 फसलों के लिए MSP दी जाती है। तो नेक्स्ट है मुद्रा। मनी क्या है? कोई भी वह वस्तु मनी हो सकती है, मुद्रा हो सकती है जिसे विनिमय के माध्यम, फॉर एग्जाम्पल मूल्य के मापक, मूल्य संग्रह तथा स्थगित भुगतानों के मानक के रूप में स्वीकार किया जा सके। बैंक तो यह एक ऐसी संस्था है जो लोगों से जमा स्वीकार करती है और उसके बदले साख निर्माण करके अग्रिम ऋण देती है। अर्थात ऐसी संस्थाएं जो किसी क्षेत्र के, किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदार होती हैं बैंक कहलाती हैं। बैंकिंग संस्थाओं के कार्य लोगों से जमाएं स्वीकार करना, डिपॉजिट लेना, फिर लोगों को ऋण देना, क्रेडिट देना, फिर बीमा सुविधा, इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध कराना, फिर प्रतिभूतियों के लेन देन की यानी सिक्योरिटी जो होती हैं उनकी लेन देन करना। बैंकिंग संरचना तो बैंकिंग संरचना संगठित क्षेत्र में RBI और वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक आते हैं। असंगठित क्षेत्र में साहूकार, महाजन जैसे देसी बैंकर आते हैं। मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? किसी देश की सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में किसी विशेष आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संचलन में मुद्रा की मात्रा के प्रसार तथा संकुचन के प्रबंधन को मौद्रिक नीति कहा जाता है। बेसिकली सेंट्रल बैंक यानी भारत में RBI द्वारा जो नीति लागू की जाती है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। फिर बैंक रेट, बैंक दर क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा वाणिज्य बैंकों को बिना किसी जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों के लिए बैंक दर कहा जाता है। अनुसूचित बैंक यानी शेड्यूल्ड बैंक तो ऐसे बैंक जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय श्रेणी में या द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। अनुसूचित बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। इसे तो 2 शर्तें हैं, 2 कंडीशन हैं। कौन कौन सी? पहला, बैंक की जो प्रदत्त पूंजी है और संचित कोष है 25 लाख रुपए से कम ना हो, और RBI को इस बात का विश्वास हो कि बैंक का कोई कार्य जमाकर्ताओं के लिए अहितकारी नहीं होगा। बैंकिंग सुधार समितियाँ, पहली है गोई-पोरिया समिति, है ना, गोई-पोरिया 1991 में बनती है, ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी थी, है ना। फिर नायक समिति 1993 में लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु बनी थी। तारापुर कमेटी ये 1998 में आती है। विदेशी जो विनिमय है उसमें पूंजी खाते की परिवर्तनीयता हेतु बनी थी। विदेशी विनिमय में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता के लिए बनी थी। दीपक पारेख समिति तो बैंकिंग आधारित संरचना के वित्तीय मामले में सुझाव है तो बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग, तो दीपक पारेख समिति बैंकिंग आधारित संरचना के वित्तीय मामले में सुझाव है तो मोबाइल बैंकिंग। माइक्रो ATM तो ये व्यापारियों द्वारा दुकानों, स्टोर्स आदि में ग्राहकों से नकदी राहत भुगतान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ग्राहक अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वेप करके भुगतान करता है। इससे अधिकतम 1000 रुपये की निकासी किसी दुकान से की जा सकती है। रुपये कार्ड तो यह रू प्लस पे यानी रुपया प्लस पेमेंट से मिलकर बना है, इसका मतलब होता है भुगतान। यह नई कार्ड आधारित भुगतान योजना है। इस योजना के तहत सभी भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान की इस प्रणाली में भाग लेने की अनुमति होगी। भारतीय बैंकिंग ढांचा, भारतीय बैंकिंग सबसे पहले
भारतीय बैंकिंग ढांचे में सबसे ऊपर RBI होगा, है ना, भारत का केंद्रीय बैंक होगा, सेंट्रल बैंक है भारत। फिर अधिसूचित बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक है 235। फिर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, और अनुसूचित सहकारी बैंक है, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक। फिर जो कमर्शियल बैंक होते हैं उसमें भी कुछ विदेशी बैंक हो गए, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के, है ना, पब्लिक सेक्टर के बैंक हो गए, कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गए, कुछ निजी क्षेत्र के बैंक हो जाते हैं। और जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं तो SBI व उसके सहयोगी बैंक, जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं वो बेसिकली पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं। और अनुसूचित सहकारी बैंकों में शहरी सरकारी बैंक आ जाएंगे, शहरी सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक। वाणिज्यिक बैंक तो वे बैंक जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं देते हैं। कार्य तो इंटरनेट बैंकिंग, इसमें जमा स्वीकार करना, फिर ATM सुविधा, ऋण अथवा अग्रिम ऋण देना, मोबाइल बैंकिंग, अभिकर्ता संबंधी कार्य, लॉकर सुविधा और क्रेडिट कार्ड सुविधा यानी साख निर्माण। वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक में क्या अंतर है? कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में क्या अंतर है? तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा उनका गठन किया जाता है। अलग अलग राज्यों द्वारा बनाए गए सहकारी समितियों के अधिनियम द्वारा इनका गठन किया जाता है। पहला अंतर ये होगा। दूसरा अंतर, किसी राज्य जिले में शाखाएं खोलने का अधिकार रखता है। किसी राज्य में, है ना, किसी राज्य के जिले में शाखाएं खोलने का इसके पास अधिकार रहता है। यह केवल निर्धारित क्षेत्र में ही कार्य कर सकता है। सभी वाणिज्यिक बैंक RBI से पुनर्युक्ति की सुविधाएं ले सकते हैं। सहकारी ढांचे के अंतर्गत केवल राज्य सहकारी बैंक को ही RBI के पास पहुंचने का अधिकार। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका प्रारंभ 8 अप्रैल 2015 से हुआ था। उद्देश्य क्या था? छोटी इकाइयों को कम लागत पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। यह माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं, छोटे उद्योगों के लिए एक नियामक के रूप में कार्य करेगा। मुद्रा कार्ड 3 ऋण देता है। मुद्रा कार्ड के माध्यम से 3 प्रकार के ऋण निकाले जा सकते हैं। कौन कौन से? शिशु ऋण, तो इसमें 50,000 तक का मूल्य दिया जाता है। फिर इसमें किशोर में 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक मिल सकता है। इंद्रधनुष योजना, इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाना। फिर 7 सूत्र हैं इसके। प्रशासनिक सुधार, फिर नियुक्तियाँ, बैंक बोर्ड ब्यूरो, पूंजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर दबाव हटाना और जवाबदेही की योजना बनाना, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। IDBI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, तो इसकी स्थापना जुलाई 1964 में हुई थी। जुलाई 1964 में। उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना। RBI द्वारा IDBI को RBI अधिनियम 1934 के तहत एक अनुसूचित बैंक बना दिया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, तो इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुई थी। मुख्य कार्य क्या है? देश में आवास संबंधी आवश्यकताओं का वित्तीयन, और मुख्यालय नई दिल्ली में। ATM पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पदार्पण कब हुआ भारत में? 1990 में। प्रारंभिक कार्य क्या था? राशि आहरित करना। अन्य कार्य क्या थे? चेक कलेक्शन, मनी ट्रांसफर, यूटिलिटी बिल पेमेंट और मोबाइल रिचार्ज। भीम ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये लॉन्च कब हुआ? 30 दिसंबर 2016 को। राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ। उद्देश्य क्या है? वित्तीय लेन देन है। तो यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इस ऐप पर इंटरनेट के बिना भी उपयोग किया जा सकता है। तो इस ऐप का उपयोग इंटरनेट के बिना भी किया जा सकता है। इस ऐप द्वारा सभी भारतीय बैंक खातों का उपयोग किया जाता है। पेटीएम पेमेंट बैंक, तो इसकी शुरुआत 23 मई 2017 को होती है। और पेटीएम ने अपने पेमेंट बैंक के ग्राहकों के लिए बैंक जमा राशि पर कैशबैक की सुविधा प्रदान की है, और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला बैंक था। पेटीएम भुगतान बैंक ग्राहकों को खाते में 25,000 रुपये तक जमा करने पर 250 रुपये कैशबैक का विकल्प होगा। हालांकि अब तो देना बंद कर दिया है। फ्री बैंकिंग, यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें नोट निर्गमन का अधिकार केंद्रीय बैंक के पास नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी बैंकों को प्राप्त होता है। फ्री बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग एक बैंक द्वारा प्रदान की गई एक सेवा है जो अपने ग्राहकों को मोबाइल डिवाइस जैसे स्मार्टफोन या टैबलेट का उपयोग करते हुए
वित्तीय लेन देन का संचालन करने की अनुमति देती है। पेटीएम बेसिकली भारतीय ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसका संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा है और उसका उद्घाटन अगस्त 2010 में किया गया था। यह एक फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम है जो कार्ड के माध्यम से यूटिलिटी कास्ट फ्री पेमेंट की सुविधा देता है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका प्रारंभ कब हुआ था या कैसे हुआ था, किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इंडियन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने और आरबीआई के द्वारा। फिर यह ऑनलाइन भुगतान की एक नई प्रणाली है जो इंटरबैंक या अंतर बैंक लेन देन की सुविधा उपलब्ध कराता है। भारत के यह सुविधाजनक बनाता है उसको। भारत के प्रमुख प्रतिभूति मुद्रण नोट छापने के कारखाने तो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश। वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन। वित्तीय समावेशन आर्थिक सेवाओं को बहनी दर पर गरीब या कमजोर वर्गों तक पहुंचाना। उद्देश्य क्या है? समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक आर्थिक विकास का लाभ पहुंचाना। महत्व क्या है? गरीबी उन्मूलन, त्वरित आर्थिक समृद्धि। फिर दर्पण परियोजना क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? ग्रामीण आबादी के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करना। पूरा नाम क्या है? द डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। द डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। इसमें लगभग 1.28 लाख डाकघरों को शाखा को डाकघरों की शाखा को इसके अंतर्गत डिजिटलीकृत किया जाएगा। आधार वर्ष क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था में हुए उत्पादनों के मौद्रिक मूल्य के निर्धारण के लिए पूर्व निश्चित वर्ष के मान्य मूल्यों को गणना में शामिल किया जाता है। उसी वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल तो भारत में मार्च अप्रैल चल रहा को कंसिडर किया जाता है। रोजगार विहीन समृद्धि यानी जॉबलेस ग्रोथ। यदि देश में भौतिक उत्पादन में तीव्र वृद्धि के कारण समृद्धि हो तो देश के भौतिक उत्पादन में तीव्र वृद्धि के कारण समृद्धि तो बढ़े परंतु रोजगार में वृद्धि ना हो तो इसे रोजगार विहीन समृद्धि यानी जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। यह मशीनीकरण के कारण होता है। डिजिटल समावेशन वित्तीय डिजिटल इंक्लूजन है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल युक्तियों की पहुंच सुनिश्चित करना तथा उन्हें इन उपकरणों का संचालन करने और अपने जीवन के विकास हेतु उनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने से है। इसका उद्देश्य इसका अर्थ प्रयास क्या है? प्रयास डिजिटल इंटीग्रेशन के द्वारा डिजिटल समावेशन एवं डिजिटल इंक्लूजन का कार्य किया जा रहा है। कैशलेस ट्रांसफर तो नकदी विहीन लेन देन, बिना नकद के आर्थिक लेन देन इस प्रकार का लेन देन क्रेता और विक्रेता वस्तुओं सेवाओं के बदले गैर नकद तथा नकद रहित रूप से किया जाता है। माध्यम क्या है? चेक या ड्राफ्ट द्वारा भुगतान, स्वाइप मशीन, एटीएम, मोबाइल ऐप, यूएसएसडी तकनीक द्वारा भुगतान। तो इसमें जो स्मार्टफोन नहीं होते हैं उनके माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग। सेबी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। स्थापना 1988 में। 1992 में अध्यादेश के माध्यम से वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है और मुख्यालय इसका मुंबई। गरीबी क्या है? गरीबी वह अवस्था है जब अपने पास मौजूद संसाधन जरूरत से कम हो। वह अवस्था है गरीबी जब अपने पास मौजूद संसाधन जरूरत से कम हो या वह आर्थिक और सामाजिक वंचना की स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं फॉर एग्जाम्पल भोजन, वस्त्र और आवास, रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति नहीं कर पाता है। या प्रोफेसर मर्सन क्या कहते हैं? गरीबी क्षमताओं का अभाव, लैक ऑफ कैपेबिलिटी है। गरीबी आधारभूत आवश्यकताओं में प्राप्ति की अक्षमता है। गरीबी के कारण पहला है अल्प विकास व बढ़ती बेरोजगारी, दूसरा है कमजोर वित्तीय नीति, तीसरा है आय वितरण में समानता, राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर। आय वितरण में
असमानता, समानता नहीं असमानता। राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर, ये भी एक कारण है। 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 1,03,219 रुपये। 2017 में 2017-18 में 1,11,782 रुपये। जनसंख्या का अधिक दबाव, 125 करोड़ से ज़्यादा आपको 150 पहुँच रही है जनसंख्या। आंकड़े आने दीजिए। भारत नंबर 1 जनसंख्या वाला देश भी बन गया। मुद्रास्फीति का निरंतर बढ़ना और भारत में किस क्षेत्र में छिपी अदृश्य बेरोजगारी? गरीबी के प्रभाव क्या हैं? तो आर्थिक समृद्धि का निम्न होना, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, जनसंख्या वृद्धि में सहायक, बाल श्रम में वृद्धि, बढ़ती हुई आत्महत्या की घटनाएं, समावेशी विकास में बाधा, फिर स्वच्छता का अभाव, निम्न जीवन स्तर, आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि। गरीबी दूर करने के उपाय, तो रोजगार रहित विकास से बचना, यानी जॉबलेस ग्रोथ से बचना, है ना। बचत एवं पूंजी निर्माण की दर को बढ़ावा देना, संख्या की वृद्धि दर कम करना, मुद्रास्फीति नियंत्रण, कर प्रणाली में आवश्यक सुधार, गरीबी उन्मूलन योजना, तो इसमें डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अंत्योदय, लाडवा, मंगल मिशन, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिड डे मील को लागू किया जाए, लागू तो किया ही जा रहा, अच्छे से लागू किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावशाली बनाना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको प्रभावी बनाना। आर्थिक क्षेत्र का विकास करना। फिर प्रमुख गरीबी उन्मूलन योजनाएं, पहला है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, दूसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, अंत्योदय अन्न योजना। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी या बेकारी किसी काम करने के लिए योग्य व उपलब्ध व्यक्ति की वह अवस्था होती है जिससे उसकी ना तो किसी कंपनी या संस्था के साथ ना ही अपनी किसी व्यवसाय में नियुक्ति होती। रोजगारी के कारण, तो रोजगार विहीन आर्थिक विकास, जॉबलेस ग्रोथ। दोष युक्त शिक्षा पद्धति, फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम, पढ़ाया कुछ जा रहा है और नीड कुछ दूसरी। किसका पिछड़ापन? आर्थिक मंदी, कोविड-19। दोष युक्त रोजगार नीति, संयुक्त परिवार प्रणाली भी अदृश्य बेरोजगारी को प्रोत्साहित करती, इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट को इंगित करती है। कम बचत एवं निवेश, शिक्षित वर्ग का शारीरिक श्रम के प्रति हीन दृष्टिकोण और शरणार्थियों का आगमन। बेरोजगारी को कम करने के उपाय, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए किसी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करना। दूसरा, पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि और पूंजी उत्पादन में कमी की जानी चाहिए। लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। उत्पादन की श्रम की उत्पादकता एवं कुशलता में सुधार। किस क्षेत्र में बहुफसली पद्धति को बढ़ावा देना चाहिए। गरीबी मापन विधियाँ, पहला है लॉरेंज कर्व, दूसरा है गिनी कोएफिशिएंट। गरीबी के प्रकार, तो गरीबी के एक सापेक्ष गरीबी होती है, दूसरी निरपेक्ष और तीसरी नितांत। समाज के औसत व्यक्ति के जीवन स्तर की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय या संपत्ति के अभाव को सापेक्षिक गरीबी कहते हैं। तो ये बड़े देशों में, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज फॉर एग्जांपल यूएसए, ईयू में पाई जाती है। निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तो निर्धनता के एक न्यूनतम उपभोग स्तर निर्धारित किया जाता है, इसे हेड काउंट मेथड के द्वारा काउंट किया जाता है। नितांत, जब भोजन, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा आदि का अभाव होता है। बेरोजगारी के प्रकार, पहला है शहरी बेरोजगारी, फिर ग्रामीण और तीसरी अन्य। तो शहरी बेरोजगारी में औद्योगिक शिक्षित आते हैं, ग्रामीण में अदृश्य और मौसमी, और अन्य में संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी, चक्री यानी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, फिर अल्प रोजगारी और घर्षणात्मक। फिर स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप इंडिया योजना क्या है? इसकी घोषणा 15 अगस्त 2015 को हुआ। इसकी जो शुरुआत हुई थी इफेक्टिवली 16 जनवरी 2016 से हुई थी। उद्देश्य क्या था? देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना, कंपनी का गठन एवं पंजीकरण भारत में हो, फंड का प्रबंधन सिडबी करे। मेक इन इंडिया, तो इसका प्रारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ। लक्ष्य क्या है? विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। लोगो क्या है? शेर। इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई।
क्षेत्रीय असंतुलन यानी रीजनल इम्बैलेंस, ये क्या है, अवधारणा क्या है? तो किसी भी देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र का असामान्य विकास, इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों का समता पूर्वक उपयोग न होने से कहीं पर अधिक विकास होता है तो कहीं पर कम विकास होता है। जैसे विकसित राज्य कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल पंजाब है, गुजरात है। अल्प विकसित राज्य झारखंड, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। भारत में कुछ राज्य आर्थिक दृष्टि से अग्रगामी हैं और कुछ समानतः पिछड़े हुए हैं। मिस्टर भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों को बताइए। भारत में कृषि का स्वरूप निम्न उत्पादकता, लघु जोत व जीवन निर्वाह खेती के तौर पर रहा है। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, मध्यस्थों की, जो मध्यस्थ होते हैं यानी इंटरमीडिएटरीज होते हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या है। विपणन की समस्या है। कृषि मानसून का जुआ है। बोरा जल से संबंधी दूषित व्यवस्था, शोषणकारी काश्तकारी प्रथाएं, रासायनिक खादों कीटनाशक दवाओं की नई तकनीक का अभाव। भारत में कृषि के वर्षा पर निर्भरता ज़्यादा है। काले धन से क्या तात्पर्य है? काला धन ऐसी आय और संपत्ति जिसका हिसाब ना हो और जो नियम कानूनों के उल्लंघन से स्थापित की गई है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार काला धन अभिलेखों में नहीं दिखाया गया लाभ। काला धन क्या है? अभिलेखों में यानी अकाउंट्स में नहीं दिखाया गया लाभ। काले धन के कारण भ्रष्टाचार, कठोर कानून व उनके क्रियान्वयन में कमी, अवैज्ञानिक टैक्स संरचना, भौतिकतावाद और नैतिकता की कमी, समाज में धन का बढ़ता महत्व। काले धन के प्रभाव, डॉक्टर BK राव के अनुसार कीमतों में वृद्धि, जमाखोरों को प्रोत्साहन। काले धन के कारण वस्तुओं में कृत्रिम कमी उत्पन्न की जाती है, जमाखोरी की जाती है और सट्टे को प्रोत्साहन दिया जाता है। कृषि विपणन, कृषि विपणन उन सभी क्रियाओं से इसका तात्पर्य है जिनका संबंध कृषि उत्पादन को किसान के यहाँ से अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाना। फिर कठोर मुद्रा क्या है? हार्ड करेंसी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थित प्राप्त मुद्रा जिसकी पूर्ति की अपेक्षा मांग पक्ष सदैव बना रहता है। यह प्रायः विकसित देशों की मुद्रा होती है, फॉर एग्जाम्पल डॉलर। कृषि उपज की विपणन व्यवस्था में क्या दोष है? बिचौलियों की भरमार और कपटपूर्ण नीतियाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वित्तीय सुविधाओं का अभाव, कृषि मंडियों में बढ़ता भ्रष्टाचार और असुविधाएं, उचित सड़कों और परिवहनों का अभाव, कृषकों को मूल्य संबंधी सूचनाएं समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। भारतीय किसान वर्ग असंगठित हैं जिससे वे अपनी शिकायतों का त्वरित समाधान नहीं कर पाते हैं। भंडारण एवं सुविधाओं का अभाव। तो अब नेक्स्ट है विपणन सुधार, भंडारण एवं वेयर हाउसिंग सुविधाओं का विस्तार, नियमित बाजारों की स्थापना, सड़क विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ावा दिया जाए, विशिष्ट वस्तु बोर्ड का गठन, ट्राइफेड नाफेड का गठन, कृषि विपणन शोध हेतु राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना। रोजगारी के परिणाम, दो शीर्षों के अंतर्गत देखा जा सकता है। पहला, आर्थिक परिणाम और सामाजिक परिणाम, सोशल रीजन हो सकते हैं कुछ और इकोनॉमिक रीजन हो सकते हैं, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो पहला है आर्थिक समृद्धि की निम्न दर, दूसरा मानव संसाधन का कुशलतम प्रयोग नहीं, निम्न उत्पादकता की समस्या, बचत एवं पूंजी निर्माण की निम्न दर, पूंजी की कमी और निवेश में कमी। सामाजिक परिणाम, आय और संपत्ति के वितरण में असमानता, जीवन स्तर की निम्न गुणवत्ता, नागरिकों के मनोबल में कमी, वर्ग संघर्ष, अपराधों में वृद्धि, सामाजिक अशांति, फॉर एग्जाम्पल सांप्रदायिकता। भारत निर्माण कार्यक्रम, तो इसको दिसंबर 2005 में इसका प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में अब स्थापना आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए की गई थी। योजना के 6 अंग हैं, कौन कौन? सिंचाई, सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण, जलापूर्ति, रूरल, टेलीकॉम कनेक्टिविटी और भवन निर्माण। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका प्रारंभ 25 जुलाई 2015 से किया गया। मंत्रालय कौन सा है? ऊर्जा मंत्रालय है। इस योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का विलय कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है? सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। लाभ, तो मीटर की खपत पर आधारित बिल से ऊर्जा क्षेत्र में सुधार। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, इसका प्रारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ। क्रियान्वयन केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है? कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना। पैन भारतीय आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकी स्थायी खाता की संख्या है ना।
आर्थिक लेन देन में सहायक विशिष्ट पहचान पत्र है। ये देश के कुल राजस्व गणना में सहायक टूल है। भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है? तो एक तो होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये है बैलेंस ऑफ ट्रेड, और ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या अंतर है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? शेष विश्व के साथ सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन का भुगतान संतुलन में दर्शाते हैं। व्यापार संतुलन, तो इसके अंतर्गत वस्तुओं के आयात और निर्यात को शेष विश्व के साथ दर्शाया जाता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें केवल वस्तुओं के लेन देन से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं। इसमें पूंजी संतुलन को शामिल किया जाता है। इसमें पूंजी हस्तांतरण को शामिल नहीं किया जाता। भुगतान संतुलन को चालू खाते पूंजी खाते में दर्शाया जाता है। व्यापार संतुलन को केवल चालू खाते में दर्शाया जाता है। आर्थिक क्षेत्र में सुधार के उपाय, संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिफॉर्म किए जा सकते हैं। तो इसमें क्या शामिल है? मध्यस्थों का उन्मूलन यानी इंटरमीडिएट्स को उखाड़ फेंकिए। दूसरा, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, लगान का नियमन, भूमि की चकबंदी, सहकारी कृषि यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग, उपज और राजस्व का प्रत्यक्ष निर्धारण, तकनीक सुधार, कृषि का आधुनिकीकरण, गुणवत्ता युक्त बीज और रासायनिक खाद का उपयोग, कीटनाशक दवाएं, वैज्ञानिक कृषि का प्रावधान और खेती के यंत्रीकरण यानी मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पर ध्यान देना। बैंक दर क्या है? बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है। बैंक दर जितना अधिक होगा, वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होगी। ग्रामीण बेरोजगारी, तो इसे कृषिगत बेरोजगारी भी कहा जाता है, जो गाँवों में प्रचलित है। प्रकार, प्रच्छन्न और मौसमी, तो सीजनल हो गई, सीजनल। और दूसरा है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब किसी देश के निर्यात व्यापार में कमी अथवा गिरावट होती है तब संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। यह विकसित देशों में प्रचलित। तकनीक बेरोजगारी, जब किसी कारखाने में आधुनिकीकरण और यंत्रीकरण की योजनाएं लागू की जाती हैं तो उसमें पहले की अपेक्षा कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। फलस्वरूप बहुत से श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। इसे ही तकनीक बेरोजगारी कहते हैं। आर्थिक मंदी वह स्थिति जिसमें समग्र मांग में बहुत अधिक गिरावट हो जाती है। इस स्थिति में उत्पादन और रोजगार में कमी करनी पड़ती है। एक्ट ऑफ गॉड, ईश्वर का एक कार्य, एक घटना है जो मानव नियंत्रण से परे है। विशेष रूप से इसमें कुछ क्षतिग्रस्त है या किसी को चोट लगी है या कोई आर्थिक क्षति हुई है तो ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति का मानवीय दावा नहीं किया जा सकता। एक्ट ऑफ गॉड तो हमारी वर्तमान सरकार ने कोरोना को एक्ट ऑफ गॉड कहा। फॉर्म 26 AS, इससे सरकार को दिए गए कर के बारे में जानकारी होती है। इसमें यदि आय पर कर का भुगतान किया गया है या किसी व्यक्ति संस्थान ने अपनी कमाई पर कर काटा है तो फॉर्म 26 AS में भी इसका उल्लेख करना होगा। इसमें स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह का ब्यौरा होता है। ले ऑफ क्या है? जब किसी वस्तु की मांग में कमी होने से औद्योगिक संस्थान द्वारा उत्पादन कम किए जाने के कारण कर्मचारियों की नौकरी से छटनी की जाती है तो जैसे ले ऑफ कहा जाता है। अभी हाल ही में बायजू का ले ऑफ चर्चा का विषय बना हुआ था। मतलब लोगों को कुल मिला के लोगों को जॉब से निकाल देना। फिर प्रसाद योजना क्या है? तो प्रसाद योजना पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव यानी तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन मुहिम है। इसका प्रारंभ 2014-15 से होता है। उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत देश के पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को इसका विकास करना, पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को, टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास करना इसका उद्देश्य है। स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये क्या है? इसका अभिप्राय है कि स्वयं के लिए कोई कार्य उत्पन्न करना ताकि किसी आर्थिक क्रिया द्वारा आजीविका प्राप्त हो सके और अपनी उत्पादनशीलता कौशल क्षमता द्वारा लाभ अर्जित किया जा सके। डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है? तो अंकीय अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जो अंकीय संगठन की प्रौद्योगिकी आदि पर आधारित हो। आर्थिक व्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें धन का अधिकांश लेन देन चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नोट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट या अन्य डिजिटल माध्यमों से किया जाता है। रिसेशन क्या है? तो मंदी की ऐसी अवस्था जब वस्तुओं
में पूर्ति की तुलना में मांग कम हो तो रिसेशन कहा जाता है। प्रभाव, ऐसी स्थिति में धनाभाव के कारण लोगों की क्रय शक्ति कम होती है, लोगों को बंद करने की प्रक्रिया आरंभ होती है, बेरोजगारी बढ़ती है। उदाहरण 1990 के दशक में 2021 में वैश्विक आर्थिक मंदी। ये सब अदृश्य मंदी, पर्यटन, जहाजरानी, वायु परिवहन, बीमा, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, सरकारी अनुदान, ब्याज, लाभांश आदि चालू रखने की मदें जो सामान्यतः वस्तु के रूप में दिखाई नहीं देती। एम्बार्गो क्या है? कोई देश या कुछ देश के साथ किसी वस्तु अथवा संपूर्ण व्यापार बंद कर देने की स्थिति तथा उस देश के जहाज़ों की अपनी सीमा में प्रवेश करने पर रोक लगाना एम्बार्गो। चौथी दुनिया, तो अफ्रीका एवं एशिया के वे देश जहां नगण्य औद्योगिक उत्पादन, आधारभूत संरचना की कमी, आय और शिक्षा का स्तर निम्न है, ये देश विदेशी सहायता और ऋण पर निर्भर करते हैं, बेसिकली LDCs कंट्रीज। टैक्स हेवन, तो वह देश जहां विदेशी निवेशकों से बहुत कम आयकर और निगम कर वसूला जाता है, जिसका उद्देश्य विदेशी पूंजी को आकर्षित करना होता है। फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, मॉरिशस। तो इनका देश छोटा होता है, जनसंख्या कम होती है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ी कंपनी, मान लीजिए टाटा, और उसका भले हम कहते हैं कि यहाँ पर 1 या 2% टैक्स है, लेकिन उसने अपना आउटलेट, अपना ऑफिस है वहाँ खोल दिया, तो 1-2% भी यहाँ के लिए, इन देशों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। प्रबल धक्का सिद्धांत, तो प्रबल धक्का सिद्धांत यानी स्ट्रॉन्ग पुश थ्योरी, प्रतिपादक कौन है? रोजेनस्टीन रॉडन ने। इसके अनुसार अल्प विकसित देशों को गरीबी और पिछड़ेपन से बाहर निकालने के लिए यह आवश्यक है अर्थव्यवस्था में एक बार एक बड़ा निवेश किया जाए। बिलफुल डिफॉल्टर, ऐसी कंपनियां या लोग जो बैंक से लोन तो लेते हैं लेकिन बैंकों को जानबूझकर किसी भी किस्त का भुगतान नहीं करते, इन्हें बिलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है। हेलीकॉप्टर मनी क्या है? जब कोई केंद्रीय बैंक नोट छापकर सरकार को देता है और सरकार संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए इस पैसे को फ्री में लोगों के बीच बांटती है, तो इसे हेलीकॉप्टर मनी कहा जाता है। बेसिकली फ्री में तो ऐसा नहीं दिया जाता है, मतलब चीज़ें, हर चीज़ की दरें सस्ती करती जाती हैं, जैसे बैंक रेट की दरें, पैसा लेना आसान हो जाता है, आपको निवेश करना हुआ उसके लिए सस्ती दरों पर मिल जाता है ऋण। मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पंप किया जाता है हेलीकॉप्टर मनी के माध्यम से, और इसका कॉन्सेप्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। सरकार को ये पैसा केंद्रीय बैंक को वापस नहीं करना होता है। गांधीवादी योजना क्या है? तो 1945 गांधीवादी विचारक श्री मन्ना नारायण द्वारा प्रस्तावित गांधीवादी योजना का उद्देश्य जन समुदाय के जीवन स्तर को न्यूनतम निर्वाह स्तर तक लाना। प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, जब कर चुकाने का दायित्व, कराघात तथा कर का भार, करापात एक ही बिंदु पर होता है तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। उदाहरण के लिए आय कर, निगम कर, व्यय कर। प्रत्यक्ष कर भारत के कर राजस्व में 55% का योगदान देता है। अप्रत्यक्ष कर, यह कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, इसमें कर के भार को स्थानांतरित किया जाना संभव होता है। कराधान और करापात अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं। यह भारत के राजस्व में 45% का योगदान देता है। इसकी प्रवृत्ति प्रतिगामी होती है, तो रिग्रेसिव होता है कुल मिला के। मतलब अब कोई वस्तु है, कोई पैकेट है चिप्स का, तो 10 रुपये का है, तो उसमें एक गरीब को भी 10 रुपये देना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10 रुपये की कोई चीज़ है तो 3 रुपये टैक्स लगता है, तो 3 रुपये गरीब आदमी को भी देना पड़ेगा, जो अमीर आदमी होगा, अंबानी होंगे, उनको भी देना पड़ेगा। तो ये बात, इसलिए ये रिग्रेसिव टैक्स होता है। जीएसटी लागू होने से सीमा शुल्क को छोड़कर सभी समाप्त कर दिए गए। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का प्रयोग गरीबी का मापन, इसके द्वारा गरीबी और अभाव की स्थिति का अधिक व्यापक मूल्यांकन किया जा सके। इसके 10 संकेतक होते हैं। स्वास्थ्य में 2 चीज़ें आएंगी, बाल मृत्यु दर और पोषण। शिक्षा में स्कूली शिक्षा और नामांकन। जीवन स्तर में जल, स्वच्छता, बिजली, खाना पकाने का ईंधन, फर्श और संपत्ति आता है। निष्ठा, सब्सिडी को नियंत्रित करने के उपाय, तो गैर मेरिट सब्सिडी को कम करने पर बल दिया जाए। भारत के खाद्य निगम के घाटों को कम किया जाना चाहिए।
खाद्य कूपन जारी किए जाने चाहिए, कोट कूपन जारी कर दो। सब्सिडी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर ही दी जाना चाहिए, मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं पर नहीं। आरबीआई के प्रमुख कार्य निम्न हैं। पहला, देश के केंद्रीय बैंक के रूप में। दूसरा, मौद्रिक नीति साख नियंत्रण। तीसरा, देश के वित्तीय संसाधनों का नियमन करता। नेक्स्ट है विकास बैंक, है ना, विकास संबंधी कार्य। फिर बैंकों के बैंक के रूप में, बैंकर्स, बैंक ऑफ बैंक। फिर विदेशी विनिमय कोष का रक्षण और नियंत्रण। सरकार के बैंकर के रूप में पत्र मुद्रा का निर्गमन। देश की मौद्रिक व्यवस्था के अभिरक्षण के रूप में। इस प्रकार आरबीआई द्वारा वित्तीय मामलों में सरकार को सलाह देने का कार्य भी किया जाता है। फिर केंद्र सरकार के तीन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों का उल्लेख किया। प्रत्यक्ष कर, आयकर, निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स, व्यय, संपत्ति, ब्याज, उपहार, ये सब प्रत्यक्ष कर में आते हैं। अप्रत्यक्ष कर तो सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर। राज्य सरकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में भू राजस्व आएगा, भू राजस्व। दूसरा, होटल प्राप्तियों पर कर, व्यवसाय कर और पथ कर। अप्रत्यक्ष करों में बिक्री कर, स्टाम्प एवं पंजीयन कर, वाहनों पर कर, प्रवेश पर विज्ञापन कर, मनोरंजन शुल्क। आरबीआई ये भारत का केंद्रीय बैंक है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के बाद किया गया इसका। और इसके तो आरबीआई यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के बाद की गई। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी। तो नेक्स्ट है क्वाड ग्रुप। तो इसका पूरा नाम क्या है? क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। स्थापना 2007 में होती। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, अमेरिका है। यह इन 4 देशों के बीच बहुपक्षीय यानी मल्टीलैटरल ग्रुप है। ये आईएमएफ के कार्य तो निगरानी एवं सलाह, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता, सदस्य देशों के भुगतान संतुलन में आर्थिक सहायता प्रदान करना। दूसरा, तकनीक सहायता, खर्च प्रबंधन, मौद्रिक एवं विनिमय नीतियाँ, बैंकिंग व वित्तीय प्रणाली पर्यवेक्षण, बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली पर्यवेक्षण। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में है। इसके सदस्य देश कितने हैं? 68 हैं। कार्य तो ये एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक विकास करता है। वर्तमान अध्यक्ष मासात्सुओ असाकावा है। एडीबी के कार्य क्या है? कार्य हैं 10 देशों को अनुदान एवं ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना। 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। पहला, परियोजना उधार दान। दूसरा, क्षेत्र उधार दान। और तीसरा है कार्यक्रम उधार दान। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। यह पेट्रोलियम निर्यातक 13 देशों का संगठन है। स्थापना 1960 में बगदाद में होती है। उद्देश्य क्या है? 10 देशों को स्थिर आय और तेल उपभोक्ता देशों को आपूर्ति सुनिश्चित करना। देश ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला, कांगो। वर्तमान महासचिव हैथम है, हैथम अल घैस है। आसियान तो यह दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। जकार्ता इसका मुख्यालय है। और इस संघ में 10 देशों की संख्या 10 है। नाफ्टा तो इसका पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड एग्रीमेंट। यह कनाडा, यूएसए और मैक्सिको के बीच हुआ व्यापारिक समझौता है। यह 1 जनवरी 1994 को लागू हुआ। इस समझौते के तहत तीनों देशों के बीच माल की ढुलाई पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया गया। फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। यह 2 प्रकार का हो सकता है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। किसी निवेश को एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम कंपनी में विदेशी निवेशक को 10% शेयर खरीदना पड़ता है। 10%, 10 शेयर नहीं, 10%। सब्सिडी क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सरकार द्वारा मिलने वाली आर्थिक मदद। जब किसी वस्तु या सेवा की कीमत उसकी उत्पादन लागत से कम ली जाती है तो उस अंतर को सब्सिडी कहा जाता है। जब किसी वस्तु या सेवा की कीमत उसकी उत्पादन लागत से कम ली जाती है तो उस अंतर को सब्सिडी कहते हैं। प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 प्रकार के हैं। नगद धन देना और अप्रत्यक्ष कर में छूट देना। खाद्य सब्सिडी, फूड सब्सिडी क्या है?
सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी दी जाती है। इस सब्सिडी को निम्न योजनाओं के माध्यम से दिया जाता है। पहला, अन्नपूर्णा योजना हो गई, अंत्योदय योजना हो गई, पीडीएस हो गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रणाली के बारे में बताइए थोड़ा। यह एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, ठीक है। यह योजना भारत में 1997 में लागू हुई। इस योजना में वस्तुओं मुख्य रूप से अनाज, गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल वितरित किया जाता है। उद्देश्य क्या है? सस्ती कीमतों पर आवश्यक उपभोग वस्तुएं उपलब्ध कराना। प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यह भारत सरकार का नया तंत्र है। इसके माध्यम से लोगों के बैंक खाते में सीधे धनराशि हस्तांतरित की जाती है। इसके लिए बैंक खाता, बायोमेट्रिक पहचान, एटीएम आदि आवश्यक है। लाभ, इसे सब्सिडी जमा करने से लेकर इसमें इससे क्या होता है? सब्सिडी जमा करने से लीकेज, देरी आदि खत्म हो जाती है। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2013 को प्रत्यक्ष नगद अंतरण की योजना शुरू की। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय किसी देश की राष्ट्रीय आय का उस देश की जनसंख्या के सापेक्ष औसत आय होती है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश की राष्ट्रीय आय का उस देश की जनसंख्या के सापेक्ष औसत आय होती है। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। नोट, एनएसओ के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय मुद्रास्फीति के लिए वास्तविक रूप से समायोजित 2020-21 में 99,694 रुपये दर्ज की गई। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का समीकरण बताइए। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय में जब प्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है तो प्राप्त आय व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहलाती है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या कैसे आती है? तो इसमें जो व्यक्तिगत आय रहेगी उसमें आप शुद्ध प्रत्यक्ष कर को घटा दीजिए तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय मिलती है। साख नियंत्रण क्या होता है? तो केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा के प्रसार व संकुचन के प्रबंधन हेतु बनाई गई व लागू की जाने वाली नीति को मौद्रिक नीति अथवा साख नियंत्रण कहा जाता है। मौद्रिक नीतियों के कोई 3 मात्रात्मक उपाय बताइए। तो पहला है बैंक दर, दूसरा नगद कोष अनुपात, तीसरा है वैधानिक तरलता अनुपात। मुद्रा अवमूल्यन क्या है? डिवैल्यूएशन क्या है? तो जब घरेलू मुद्रा का विनिमय मूल्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में कम कर दिया जाता है ताकि अंतः प्रभाव से वृद्धि और बाह्य प्रभाव में कमी की जा सके, तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं, डिवैल्यूएशन कहते हैं। प्रधानमंत्री जनधन खाते के लाभ बताइए। इसका प्रारंभ प्रधानमंत्री जनधन खाता, प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन हेतु क्रियान्वित अगस्त 2014 से राष्ट्रीय मिशन है ये। उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लोगों तक सुविधाजनक एवं लागत प्रभावी वित्तीय सेवाएं, बचत, जमा, हस्तांतरण, साख, बीमा, पेंशन आदि प्रदान करने हेतु वित्तीय समावेशन लक्ष्य प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य लाभ क्या है? तो निःशुल्क और शून्य बैलेंस खाता, तो निःशुल्क और 0 बैलेंस पर खाता खोला जाता है। सरकार के लाभों का सीधा हस्तांतरण प्राप्त होना, फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फिर पेंशन एवं बीमा सुविधा उपलब्ध होना, शर्तें पूरी करने पर ऋण एवं अधिक विकर्ष की सुविधा, रुपए कार्ड तथा फ्री मोबाइल बैंकिंग सुविधा। नोट क्या है? वर्तमान कोरोना काल में किस सम्मान निधि गरीब कल्याण योजना से लाभों के क्रियान्वयन में सहायक हुआ है? ये जनधन योजना। राष्ट्रीय कोषीय नीति किसे कहते हैं? राजकोषीय नीति किसे कहते हैं? तो राजकोषीय नीति से आशय सरकार की सार्वजनिक आय, व्यय, ऋण, करारोपण और हीनार्थ प्रबंध से संबंधित उन नीतियों से है जिनका प्रयोग कर सरकार अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय, उत्पादन, आंतरिक या बाह्य आर्थिक स्थिरता, आर्थिक समता आदि को प्राप्त करने का प्रयास करती है। राजस्व घाटा किस प्रकार सुनिश्चित होता है? किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी वित्त वर्ष के दौरान किए गए राजस्व व्ययों में से राजस्व प्राप्ति घटाने के पश्चात बचा शेष राजस्व घाटा कहलाता है। राजस्व घाटा इज इक्वल टू राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। काला धन को रोकने के कोई 3 उपाय बताइए। पहला है नगद लेन देनों पर रोक हो, दूसरा संपत्तियों के लेन देन पर प्रभावी निगरानी की जाए, फिर छद्म बेरोजगारी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से विद्यमान, जिसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इसके अंतर्गत श्रमिक काम पर लगा हुआ दिखाई देता है किंतु उत्पादन में उसका अंश दान नहीं के बराबर होता है, अतः इसकी सीमांत उत्पादकता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य होती है। WTO की
3 परिषदों के नाम बताइए। पहला है व्यापार वस्त्र व्यापार परिषद, दूसरा है सेवा व्यापार परिषद, थर्ड है बौद्धिक संपदा अधिकार व्यापार संबंधी पहलुओं पर परिषद। चक्रीय बेरोजगारी क्या है? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक तेजी के दौरान आर्थिक गतिविधियों का स्तर ऊंचा हो जाता है, परिणाम स्वरूप रोजगार का स्तर बढ़ जाता है। इसके विपरीत आर्थिक सुस्ती में उत्पादन धीमा हो जाता है और रोजगार के अवसरों में कमी होती है और बेरोजगारी बढ़ती है। क्षेत्रीय असंतुलन, क्षेत्रीय या प्रादेशिक असंतुलन से तात्पर्य किसी देश के विभिन्न भौगोलिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिकरण आदि स्तरों पर असमान विकास से है। क्षेत्रीय असंतुलन के 3 कारण बताइए। तो पहला है प्राकृतिक संसाधन तथा इसका उपयोग, निर्धनता का कुचक्र और औद्योगिकरण एवं पूंजी निर्माण आदि। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का मूल उद्देश्य क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज जो नीति है उसका क्या मेन उद्देश्य है? विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का मूल उद्देश्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सृजन, विश्व स्तर की अवसंरचना उपलब्ध कराते हुए सुविधाजनक एवं समेकित क्षेत्रों की स्थापना करना और विश्व स्तर के व्यापार के लिए उपयुक्त सेवाएं प्रदान करना। नाफ्टा क्या है? यह उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता है जो उत्तरी अमेरिका में एक त्रिपक्षीय व्यापार ब्लॉक है। नाफ्टा समझौता 1 जनवरी 1994 को प्रभावी हुआ। डंकल ड्राफ्ट क्या है? 1994 में गैट के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल आर्थर डंकल द्वारा मुक्त वैश्विक बाजार एवं प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने वाला एक नया ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसके आधार पर विश्व व्यापार बैंक, WTO की विश्व व्यापारी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई, जिसे डंकल ड्राफ्ट की संज्ञा दी गई। नाफेड, इसकी स्थापना बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1958 को की गई। उद्देश्य क्या है? कृषि एवं वन उपज का विपणन एवं भंडारण। गैट और WTO में अंतर, तो इसके जो गैट है इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। यह केवल एक संधि थी, यह एक आधुनिक संस्थान है। इसमें व्यापारिक मतभेद सुलझाने के लिए कोई संस्था नहीं थी। व्यापारिक मतभेद सुलझाने के लिए नियमित संस्थाएं हैं। यह केवल सीमा शुल्क एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न देशों के कोटों के निर्धारण तक सीमित थी। कोटा जो होता है कितना कोटा रहेगा। यह व्यापार से जुड़े सभी मुद्दों पर नियम बनाती है एवं संपूर्ण विश्व में मुक्त व्यापार के लिए प्रयासरत रहती है। इसमें केवल विकसित देशों का ही प्रभुत्व था, इसमें सभी देशों का समान प्रभुत्व। तो नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में क्या अंतर है? विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए आपका अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को हुई थी। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? तो विश्व बैंक का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसे विश्व बैंक की उधार ऋण देने वाली खिड़की, सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। मार्च 1961 में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण बना दिया गया है। कपार्ट क्या है? लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, अर्थात कपार्ट का गठन 1 सितंबर 1986 को किया गया था। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र की स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहन देना तथा उनमें सहायता करना। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ट्राइफेड क्या है? तो इसकी स्थापना बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ की स्थापना वर्ष 1987 में की गई। उद्देश्य क्या है? जनजातियों में उनकी उपजों का उचित मूल्य प्रदान करने में सहायता करना तथा व्यापारियों को शोषण से बचाना। एग्री पोर्टल क्या है? किसानों को कृषि प्रणाली, उर्वरकों की गुणवत्ता और मृदा स्वास्थ्य कार्ड आदि में सहायता करने और अन्य कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए वेब आधारित एग्री पोर्टल जुलाई 2015 में शुरू किए गए। लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। लोक प्रशासन का वह भाग है जिसका संबंध लोक नीतियों के क्रियान्वयन में परिणत करने से है। लोक नीतियों को
कार्य रूप में परिणत करने से है। यह सार्वजनिक हित के लिए व्यक्ति तथा उसके संसाधनों का संगठित प्रयास है। तो यह सार्वजनिक हित के लिए व्यक्ति तथा उसके साधनों का संगठित प्रयास है। आधुनिक काल में लोक नीति के निर्धारण में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य निश्चित नियमों के अनुसार सरकारी कार्यों का निर्देशन तथा संचालन है। यह किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है। शक्ति की विशेषताएं, तो शक्ति कार्य करवाने की भावना पर आधारित होती है। शक्ति योग्यता को प्रदर्शित करती है। इसमें बल से संबद्ध तत्व की मौजूदगी की संभावना रहती है। नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं क्या हैं? पहला है, नवीन लोक प्रशासन सकारात्मक एवं आदर्शात्मक होता है तथा यह प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर नवीन लोक प्रशासन परिवर्तन में विश्वास रखता है और यह सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील होता है। नवीन लोक प्रशासन में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। नवीन लोक प्रशासन में जवाबदेहिता, सामाजिक प्रतिबद्धता, तटस्थता एवं प्रतिबद्ध प्रशासन पर बल दिया जाता है। नवीन लोक प्रशासन में पद सोपान की अवधारणा को अस्वीकार किया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंग्लिश में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।